अभी तक लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उसके अनुसार तो ये विचारधारा दिखी ही नहीं कभी, ये केवल बातें थी, यही बात ज्यादातर कह रहे। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी कॉलर आज प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनमें से गोविंद राजपूत नागरिक पत्रकार बोल रहा हूँ सर, एमपी से। बोलिए बोलिए सर, साम्यवाद का तो एक दिन ये हस्र होना ही था और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। वो साम्यवाद भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं था, तो वो तो एक ना एक दिन ये हस्र होना था। जनता, भारतीय जनता को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़े समय के लिए तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता आज से नहीं, काफी आदि अनादि से भारतीय संस्कृति, भारतीय जनमानस काफी समझदार है। और साम्यवाद जो है ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं था सर, इसलिए असफल तो इसको एक दिन होना ही था। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि परिणाम, दोनों प्रकार के हम परिणाम दिखा रहे हैं कि कम्युनिस्ट इतने साल रहे उसका परिणाम क्या हुआ और उनके जाने का भी परिणाम क्या होगा आपके सामने। भारत में साम्यवाद के बने रहने के कई परिणाम हुए और उनके पराजित होने के बाद भी कई परिणाम होंगे। भारत में साम्यवाद के परिणाम। देशभक्त बंगाल में साम्यवाद के अभियान ने राष्ट्रवादी विचारों का नुकसान किया। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष को भी इन लोगों ने नजरअंदाज किया। दुनिया भर में हिंदू धर्म की पताका फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी को भी इन्होंने घृणा की नजर से देखा। स्वामी जी का केंद्र बंगाल था, इसलिए उनके विचार का प्रचार कम होने में साम्यवादियों ने भूमिका निभाई। चीन युद्ध के समय चीन के पक्ष में इन्होंने भारत सरकार को परेशान किया, जिसका परिणाम वह युद्ध भारत हार गया। साम्यवादियों का एक हिस्सा रशिया को आदर्श मानता था, इसलिए भी वह भारत से ज्यादा रूस के लिए समर्पित था। बड़े संगठन और शक्ति के काम करने के कारण वह शक्ति देश के काम नहीं आई। साम्यवाद के खात्मे के परिणाम। राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत होंगी। बंगाल सहित केरला व त्रिपुरा में अब धर्म और संस्कृति के काम के लिए काफी स्वतंत्रता रहेगी। भूमंडलीकरण के दौर में समाज के साथ सामंजस्य बैठाना आसान होगा, केवल किताबी विरोध नहीं होगा। साम्यवादी विचार के श्रम संगठनों ने कई कारखानों और उद्योगों को मनमाने तरीके से बंद किया था, वह अब शुरू होंगे। ऐसे दोनों तरीके के परिणाम हैं। इस परिणाम में भी आप जोड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बात रखने का मौका देते हैं और एक कॉलर को यहाँ पर उनकी बात सुनते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं विद्याधर राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए विद्याधर जी। सर जी, आपने लिखा क्या भारत में साम्यवाद विफल हुआ। मुझे लगता है कि भारत में कभी साम्यवाद रहा ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की एक त्रासदी है कि वोटर के पास विकल्प को बहुत कम छोड़ते हैं या फिर डरा के रखते हैं। इन्होंने विकल्प पैदा ही नहीं होने दिया कि किसी दूसरे को वोट दिया जाए। जब पब्लिक को ये लगा कि ममता बनर्जी के रूप में हमें एक मजबूत विकल्प मिल रहा है, तो उन्होंने इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा लिया। अब आप यही देखिए, तमिलनाडु में वोटर के पास कोई विकल्प नहीं है। जयललिता को वोट देते हैं और फिर करुणानिधि को देते हैं, 5 साल बाद फिर उन्हीं को दे देते हैं। लोकतंत्र की ये त्रासदी है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, और विकल्प होता है तो हमें डरा के रखते हैं कि इसको वोट दोगे तो आपको ये नुकसान होगा, वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि साम्यवाद की विचारधारा कभी भारत में रही ही नहीं। ऐसा तो होना ही था, और एक इसी पार्टी के साथ नहीं, सभी पार्टियों के साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है। कुछ लेफ्टिस्ट पार्टियां तो इस चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो गई, उनके कोई कैंडिडेट नहीं आए, ना उनको किसी दखल पात्र स्थिति पर देखा गया। हम एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हमारे पास कई एसएमएस भी आए हैं, कई एमएमएस भी है और कई सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी। हम आपको सोशल नेटवर्किंग की साइट की प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं और आपके एसएमएस को स्क्रॉल में भी चला रहे हैं। हम ब्रिजेश जी के पास चलते। ब्रिजेश जी, कार्यक्रम के इस परिणाम के दौर में आपको क्या लगता है, जो अभी बताए गए उसके सिवा कोई बड़ा परिणाम? किस संदर्भ की बात करें? ये कम्युनिस्ट शासन भारत में रहा, इसका कोई परिणाम, या अब गया तो कोई अच्छा परिणाम हो सकता है? देखिए, वहां पे सीपीआईएम एज ए पार्टी तो रहेगी, इस पे तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी नहीं रहेगी वहां पे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ममता जी जब आई हैं शासन में, तो वो किस तरह का शासन वहां देती हैं। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत
भी अगर मार्जिनली भी अच्छा काम किया तो सीपीआई के लिए वहां पे वापसी करना इतना आसान नहीं रहेगा। और समाजवादी और कम्युनिज्म और ये सब कुछ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कभी वहां सिद्धांत रूप से कभी प्रैक्टिस में आए नहीं। जो भी ये बोला करते हैं वहां तो अब ये है कि भविष्य में अब ये तो एक लेबल रह गया, किसी क्लब का नाम रह गया है, उसका एक तरीके से अब ये समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर राजनीतिक उपस्थित रहेगा। राजनीतिक रूप पे तो ये रहेंगे ये लोग। आप कोई वाइप आउट तो हर चीज होती नहीं है, लेकिन इसमें वैसे भी काफी बूढ़ों की संख्या है, बहुत ज्यादा है, यूथ करीब करीब नहीं है। नहीं, यूथ भी देखिए कोई ना कोई पॉलिटिकल फोरम पे आ ही जाते हैं। अभी जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन तो चला ही रहे हैं ना, उसको आप लेकिन देखिए ना, केरला में इनका कैंडिडेट था 83 साल का, और बंगाल में भी इनका कैंडिडेट इतना बूढ़ा था, वो एमएलए के तौर पर भी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। अब ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है, जो लोग रेवोल्यूशन की बात करते हैं वो ओल्ड एज से ज्यादा संबंध रखते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल इनके अपने राजनीतिक कारण रहे होंगे, इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर रहा होगा कि जो इतने, और इन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बात की, और एक ही छोटे से जो इनका पॉलिट ब्यूरो होता है उसमें महासचिव और सदस्य के तौर पर वृंदा करात और प्रकाश करात पति पत्नी बैठ गए। देखिए, मैं यहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात है वो तो मैंने आपको शायद पहले साफ कर दिया था कि जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसके अपने मुफाद या उसके अपने इंटरेस्ट अलग रहे। वो सेंटर की पॉलिटिक्स में, सेंटर की गवर्नमेंट में ज्यादा इंटरफेरेंस, जहां भी उनको मौका मिला वो चाहते थे। जहां भी उनको मौका मिला वो अपने आदमियों को सरकारी ओहदों पे बिठाना चाहते थे, वो तंत्र के ऊपर हावी होना चाहते थे। और जहां स्टेट गवर्नमेंट्स का सवाल है वो उनके अपने इश्यूज रहे, तो उनका कोई सामंजस्य नहीं था। इसलिए भी ये लोग एक राजनीतिक लड़ाई हार गए और दोनों जगह हार गए। अब जहां तक इनके पॉलिट ब्यूरो का संबंध है, यही लोग जानते हैं कि इनके पॉलिट ब्यूरो किस तरह बनते हैं, कौन बनाता है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता बिंदा कारत का कहीं, या वो जो इनका पति हैं उनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेस है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे एक ही जगह बताते हैं कि जहां उनका पॉलिटिकल बेस है और ये लोग उनको जानते हैं, या जहां उन्होंने काम किया है, जहां से वो इंडिपेंडेंटली जीत के आ सकते हैं। वैसे भी वो दोनों राज्यसभा में ज्यादा देर काम करते हैं। देखिए, राज्यसभा में तो जैसे उनको बंगाल से इधर से सीटें मिल जाती थी, राज्यसभा में नॉमिनेट हो गया। अब तो तुरंत ये समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे को समझ नहीं आता इनके पॉलिट ब्यूरो के जितने मेंबर हैं उनका कहां राजनीतिक बेस अपना है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ और नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं इस दिशा में। भारत जैसे देश में विदेशी विचार के ऐसे समाप्ति के बाद उसे दोबारा नहीं बढ़ने दिया जाए, इसलिए कुछ जरूरी कदम भी उठाने चाहिए। कहा जाता था कि कम्युनिस्ट लोगों का बुद्धि भेद करते हैं। अब सत्ता से दूर होने के कारण दोबारा बुद्धि भेद का प्रयास न करें, इस पे ध्यान देना जरूरी है। इनके कार्यकाल में जो हत्याएं और अत्याचार हुए उनकी जांच की जाए और वह सत्य बाहर लाया जाए। गैर कानूनी काम करने वालों को कानूनन शिक्षा दी जाए। स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों का प्रचार पुनः शुरू किया जाए। चुनाव आयोग उन्हीं दलों को मान्यता दे जिनकी सोच भारतीय है और उनकी पहली प्राथमिकता भी भारत ही। तो ये कुछ उपाय के तौर पर आप लोगों ने जो भेजा है वो हमने आपके सामने दिखाया है। कार्यक्रम के अंत में मैं चलूंगा दोबारा ब्रिजेश जी के पास। ब्रिजेश जी, कार्यक्रम के अंत में क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा की तो हम बहुत सारी बात कर सके, लेकिन आज जो है, आज हर सरकार को, चाहे वो आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी पार्टी की सरकार हो, आज बहुत जरूरी हो गया है उसके लिए डिलीवर करना। आज उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल जस्टिस डिलीवर करे, फास्ट करे, फैसिलिटेट करे। अगर वो काम नहीं करती है तो आज लोग किसी भी विचारधारा को या किसी भी विचारधारा से इस तरह नहीं जुड़े हैं कि वो उससे बंद के रहेंगे और मुसीबत उठाते रहेंगे। मेरा ये विचार है, हर सरकार को हर लेवल पर डिलीवर करना है। आज लोग उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और ममता बनर्जी से भी यही अपेक्षा लोग करते होंगे। जी हाँ, अब उनके लिए इच्छाएं, क्योंकि वो एक 34 साल बाद उन्होंने एक पार्टी को हटाया, अब इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। बंगाल अब ये चाहेगा कि रात और दिन, मतलब कुछ भी बहुत होना है तो बहुत जल्दी से हो। उनकी अपेक्षाएं बहुत है और मेरे को आई विश हर गुड लक कि वो उन अपेक्षाओं को
के आसपास भी पहुंच पाए। बिल्कुल, मतलब अगले चुनाव में एक तो ममता बनर्जी फिर और अच्छे ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी या फिर पूरी तरीके से वॉक आउट हो जाएगी? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है। अभी तो कैबिनेट फॉर्मेशन की बात है, वो कैसे कैबिनेट बनाते हैं, क्या लोग उसमें आते हैं, सरकार अपनी प्रायोरिटीज को किस तरह रखती है, क्योंकि एक बहुत बिगड़ा हुआ तंत्र उनको मिलेगा, ये तो सब मानते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी राजनीतिक तौर पर बहुत पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है। उसको दोबारा एक वर्किंग कंडीशन लाने वाली बात मैं समझता हूं। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हर लेवल पे उनको सफाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट होंगे जो बड़े डाइवर्ट होंगे। वो बहुत गवर्नमेंट से, सरकार से, नई सरकार से कोऑपरेट कितना करते हैं और करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारे मसले हैं अभी उनके सामने। तो अभी जस्ट विश हर गुड लक। और उनको जितना सड़कों पे उन्होंने मेहनत करी है उससे ज्यादा अब राइटर्स बिल्डिंग में बैठ के करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब देश चलाना है, सत्ता चलानी है तो ममता बनर्जी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कम्युनिस्टों का एक तरीके से ये कहा जाएगा कि नहीं, ममता ने कम्युनिस्टों को तो पराजित किया लेकिन आपने आपको नहीं जीता पाई। हमने आज आपके सामने एक मुद्दा रखा। इस मुद्दे में हमने प्रयास किया कि एक वैचारिक मंथन हो, क्योंकि केवल ऊपर ऊपर के कार्यक्रम करके बात नहीं बनेगी। हमको समझना चाहिए हम जिस दल को वोट करने जा रहे हैं उस दल की विचारधारा क्या है, यह हमको समझना चाहिए। वो नेता किस आधार पर अपने बात को रखना चाहता है, यह समझना चाहिए। इनके पास विकास का, देश को चलाने का, राज्य को चलाने का मॉड्यूल क्या है, यह भी समझना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि यह चलाने के पीछे इनका जो मॉड्यूल है उसकी प्रेरणा क्या है और उसका अब तक का परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या रहा है। इसलिए हमने आपके सामने देश में जो भी 2-3 वैचारिक स्तर पर राजनीतिक विचारधारा मानी जाती है उसमें से एक साम्यवाद के विषय पर बात को रखा। भारत में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि भारत में शुरू से ही हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं यही एक साम्यवाद है और यह साम्यवाद हमारे यहाँ पर सबके लिए एक समान है। कर्तृत्व के बात के तौर पर, पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति जरूर अलग अलग होती है, जिसके बारे में किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है और यही कारण रहा कि यह साम्यवाद भारत में नहीं टिक पाया। हमने आपके सामने मुद्दा रखा, अपने प्रतिक्रिया दी। हम आपके आभारी हैं और आप हमें ऐसे ही नए नए मुद्दे भी बताते रहिए। आपको बिंदास कैसे लगा और बिंदास में क्या हो अगले मुद्दे, ये आप हमको बता सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सारे सुझावों का हम स्वागत करते हैं। मुदगिल जी, आप आए, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आप सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, घंटा भर पूरा कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद।